हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आपका छठी बार स्वागत है हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज के पार्ट 6 में मैनुअल एक्शन। आज के पार्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज की वजह से किसी वेबसाइट पर मैनुअल पेनल्टी लगती है और इन मैनुअल पेनल्टीज को, इन मैनुअल एक्शंस को कैसे हटाया जा सकता है। पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने एनहांसमेंट सेक्शन के मोबाइल यूजेबिलिटी, कोर वेब वाइटल्स और बाकी स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। अगर आपने पार्ट 5 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आ रहे लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। मैनुअल एक्शन गूगल सर्च कंसोल का ऐसा पार्ट है जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, बट ये टॉपिक बेहद जरूरी है ताकि आप अपनी वेबसाइट में ये मिस्टेक्स करने से बच सकें और अपनी वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी से भी बचा सकें। मैनुअल एक्शन गूगल सर्च कंसोल के सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन सेक्शन में होता है। मैनुअल एक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इस तरह की पेनल्टीज हैं जो रियल ह्यूमन गूगल एम्प्लॉयज किसी भी वेबसाइट पर तब लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो वेबसाइट कुछ खास गूगल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि मैनुअल एक्शंस एल्गोरिदम्स के ऑटोमेटिक एक्शन की बजाय असली गूगल एम्प्लॉयज आपकी वेबसाइट को देखने के बाद लगाते हैं। इनका असर सीरियस होता है और इनको हटाना आसान भी नहीं होता है, इसलिए पहले ये नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज मैनुअल एक्शंस लगवा सकती हैं। गूगल कुछ खास टाइप की एक्टिविटीज पर मैनुअल पेनल्टीज लगाता है जिन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, यूजर जनरेटेड स्पैम। फोरम्स, ब्लॉग्स और गेस्ट पोस्ट जैसी वेबसाइट्स में जब विजिटर्स कमेंट, पोस्ट और प्रोफाइल के जरिए स्पैम कंटेंट बड़ी तादाद में क्रिएट करते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। फेक नेम वाली प्रोफाइल्स होना या पोस्ट के कंटेंट में सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड होना या फिर एडल्ट कीवर्ड होना या ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट का होना इस तरह की मैनुअल पेनल्टी को इनवाइट करता है। इस तरह की पेनल्टी से बचने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर पहले तो इस तरह का कचरा कंटेंट क्रिएट करने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। बेकार की प्रोफाइल्स, बेकार के कंटेंट को डिलीट कर देना चाहिए और वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इस तरह से करना चाहिए ताकि आगे से यूजर इस तरह का स्पैम क्रिएट ना कर सकें और फिर रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। नंबर 2, स्पैमी फ्री होस्ट। अगर आप किसी ऐसी फ्री या चीप शेयर्ड होस्टिंग को यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी स्पैम वेबसाइट्स हैं तो आपकी वेबसाइट पर भी उनके साथ में मैनुअल पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस केस में बेस्ट तरीका है आपको अपनी वेबसाइट को किसी और होस्ट पर ट्रांसफर कर लेना चाहिए और फिर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। नंबर 3, स्ट्रक्चर्ड डाटा इशू। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ऑब्वियसली। स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा के बारे में काफी सारे वीडियोस हमने किए हुए हैं। स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा पावरफुल वे है सर्च इंजन्स को अपने पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और रिच रिजल्ट्स में जगह बनाने का, लेकिन गूगल ये भी नहीं चाहता है कि कोई भी इसका गलत फायदा उठाए, इसलिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। गूगल एक लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर डाटा एरर्स की, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं उन एरर्स के रीजंस को एक्सप्लेन करना चाहूं तो आपको कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, आपके पेज में यूज किया हुआ स्कीमा डाटा पेज के कंटेंट से अलग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपके पेज में जिस कंटेंट के लिए स्कीमा डाटा यूज किया जा रहा है वो विजिबल होना चाहिए, किसी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड ना हो, उसे देखने के लिए किसी तरह की पेमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो फ्री टू व्यू होना चाहिए। नंबर 3, किसी नॉन प्रोडक्ट आइटम या सर्विस को प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा से मार्कअप नहीं करना चाहिए। नंबर 4, किसी कंपनी को प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा से मार्कअप नहीं करना चाहिए। नंबर 5, स्ट्रक्चर डाटा को प्रमोशन के पर्पस से यूज नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इस टाइप का रिव्यू स्ट्रक्चर डाटा देना जिसमें रिव्यू खुद सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी नहीं दिया हो, ये भी नहीं होना चाहिए। नंबर 7, जिस पेज में रिव्यू टाइप का स्कीमा डाटा यूज किया जा रहा है उसमें नया रिव्यू ऐड करने की फैसिलिटी होना जरूरी है। नंबर 8, जॉब पोस्ट टाइप का स्कीमा डाटा जहां दिया हुआ है वहां जॉब पोस्ट का एप्लीकेशन का सबमिट ना होना, जॉब का डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट होना, एम्प्लॉयर का गलत होना, जॉब एप्लीकेशन के लिए फीस होना या जॉब पोस्ट का आउटडेटेड होना, ये सारे मैनुअल पेनल्टी के रीजन हो सकते हैं। इन सारे टाइप की मिस्टेक्स आपको स्ट्रक्चर डाटा के लिए मैनुअल पेनल्टी दिला सकती हैं। अगर आपको इस तरह की मैनुअल पेनल्टी मिलती है तो आपको अपनी साइट में स्ट्रक्चर डाटा को सही करना चाहिए और इसके बाद रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी चाहिए। स्कीमा डाटा या स्ट्रक्चर डाटा को सही से समझना और सही तरीके से अपनी वेबसाइट में यूज करना, इन दोनों टॉपिक्स पर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उन्हें देख के यूज कर सकते हैं। फोर्थ है बैकलिंक इश्यूज। बैकलिंक्स मैनुअल पेनल्टी का एक काफी बड़ा रीजन होती हैं। चाहे आपकी वेबसाइट से काफी सारी अननेचुरल पेड और एक्सचेंज वाली बैकलिंक दी जा रही हो
या आपकी वेबसाइट को ऐसी बैकलिंक्स मिल रही हों, दोनों ही सिचुएशन में आपको मैनुअल पेनल्टी मिल सकती है। अगर आपको बैकलिंक्स की वजह से मैनुअल पेनल्टी मिलती है तो चेक करिए कि आपको इनकमिंग बैकलिंक्स की वजह से मिल रही हैं या आउटगोइंग बैकलिंक्स की वजह से, और फिर अकॉर्डिंगली करेक्शन करने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट को काफ़ी सारी अननेचुरल बैकलिंक्स मिली हैं तो उनके सोर्स से कांटेक्ट करके उन्हें हटवाने की कोशिश करिए, या फिर सिंपल तरीका आप उन्हें डिसवाउ टूल को यूज़ करके उनका पिन बैन कर सकते हैं। डिसवाउ टूल को हमने अभी पिछले वीडियो पार्ट 5 में कवर किया था। अगर आपकी वेबसाइट से अननेचुरल लिंक्स जा रही हैं तो मेक श्योर कि आउटगोइंग लिंक्स पर नो फॉलो टैग यूज़ किया जा रहा है। हर स्पॉन्सर्ड लिंक पर आप स्पॉन्सर्ड टैग रिलेशनशिप लगा सकते हैं, और यूजीसी कंटेंट के लिए भी एक नया रिलेशनशिप आया हुआ है, आप उसे यूज करके कमेंट्स और बाकी यूजर जनरेटेड कंटेंट पर यूज कर सकते हैं ताकि आपको उससे नुकसान ना हो। नंबर 5 नेक्स्ट रीजन है थिन कंटेंट। गूगल इन टाइप के पेजेस को थिन कंटेंट मानता है। नंबर 1 ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, जो कंटेंट ऑटोमेटिकली किसी तरह की स्क्रिप्ट से जनरेट किया जा रहा है। नंबर 2 एफिलिएट कंटेंट, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिनमें पेज का कंटेंट एफिलिएट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट का ही एज इट इज पेस्ट किया जा रहा हो। नंबर 3 दूसरी वेबसाइट से स्क्रैप किया हुआ कंटेंट, ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट्स। और नंबर 4 है डोरवे पेजेस। ये उस तरह के पेजेस होते हैं जिनमें सर्विस प्रोवाइडर्स एक ही कंटेंट को हर सिटी के नाम के लिए अलग अलग पेजेस बनाकर उनमें सेम कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ सिटी का नाम अलग होता है। हमारी अपनी कंपनी में महीने में 3-4 ऐसे होशियार क्लाइंट जरूर आते हैं जो अपने इस तरह से पेजेस की डिमांड करते हैं। ये डिमांड्स पहले नहीं आती हैं, जब वेबसाइट हैंड ओवर करने की बारी आती है तब उस टाइम ये लास्ट पैतरा आजमाया जाता है, और हम भी आराम से कर देते हैं। हमें सिर्फ एक बार वार्निंग देनी है, बट उसके बाद अगर आप अपना नुकसान करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। नंबर 6 क्लोकिंग और मिसलीडिंग रीडायरेक्ट्स। कई बार वेबसाइट्स वेब मास्टर गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के बाद मैनुअल पेनल्टी से बचने के लिए 2 तरह की ट्रिक्स को यूज करती हैं। नंबर 1 क्लोकिंग, एक ही पेज पर सर्च इंजन्स को कुछ और कंटेंट दिखाना और नॉर्मल ह्यूमन विजिटर्स को किसी और तरह का कंटेंट दिखाना। और नंबर 2 रीडायरेक्ट, गूगल बॉट को ट्रैक करके उसे मेन पेज की जगह किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर देना। नाउ ऑब्वियसली गूगल इस बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस तरह की एक्टिविटी के लिए गूगल वेबसाइट्स को मैनुअल पेनल्टी देगा ही देगा। इस तरह की मैनुअल पेनल्टी को रिमूव करने के लिए आपको यूआरएल इंस्पेक्शन टूल को यूज करना चाहिए। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल से वेब पेज को देखिए और फिर कंपेयर करिए कि ये वर्जन जो आप नॉर्मल ह्यूमन विजिटर को दिखा रहे हैं उससे अलग है या नहीं। अगर इन दोनों वर्जन में कोई भी डिफरेंस है तो उसे हटाइए और फिर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करिए। इसी क्लॉकिंग का एक और डिफरेंट टाइप होता है क्लॉकिंग इमेजेस। इसमें यूजर को इमेजेस कुछ और दिखाई जाती हैं, जबकि गूगल बॉट को कोई और इमेज दिखाई जाती है। सो आपको दोनों वर्जन्स को सेम रखना चाहिए। जो इमेज आप नॉर्मल ह्यूमन विजिटर को दिखा रहे हैं वही गूगल बॉट को भी दिखाइए। नंबर 7 हिडन टेक्स्ट या कीवर्ड स्टफिंग। ये टेक्निक करीब 10-15 साल पहले यूज की जाती थी, लेकिन अभी भी इसे ब्लैक हैट एसईओ के नाम से एस हैट लोग सिखाते हैं और बेचते हैं। बेसिकली जब बैकग्राउंड के ही कलर में कोई टेक्स्ट यूज किया जाता है तो उसे हिडन टेक्स्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन विजिटर्स उसे नहीं देख सकते हैं बट सर्च इंजन बॉट्स उसे देख पाते हैं। 10-15 साल पहले इस तरह की ट्रिक से सर्च इंजन रैंकिंग को मैनिपुलेट करना पॉसिबल था, बट अभी नहीं है। गूगल इस तरह की ट्रिक्स को डिस्करेज करता है क्योंकि इससे वेबसाइट्स की क्वालिटी डाउन होती है और यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होता है, इसलिए इस तरह की मैनुअल पेनल्टी दी जाती है। इसका सोल्यूशन बेहद सिंपल, इस तरह के टेक्स्ट को छुपाकर या कीवर्ड को स्टफ करके पेज पर मत रखिए। नंबर 8 एएमपी कंटेंट मिसमैच। अगर आपके एएमपी पेज और उसके कैनोनिकल नॉर्मल वेब पेज में कोई कंटेंट अलग अलग है तो इस तरह की पेनल्टी दी जा सकती है। बेसिकली गूगल हर तरह के सिनेरियो में चाहता है कि आप उसे वही कंटेंट दिखाएं जो व्यूअर्स को दिखाई दे रहा है, चाहे वो वेबसाइट हो, एएमपी पेज हो या फिर स्ट्रक्चर्ड डाटा। किसी भी तरह के वर्जन में अगर आपस में मिसमैच होगा तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मिलेगी। नंबर 9 और लास्ट टाइप की पेनल्टी होती है मोबाइल रीडायरेक्ट। अगर आप मोबाइल यूजर्स को किसी ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं जो सर्च इंजन्स को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये गूगल को अपसेट कर सकता है और आपको मैनुअल पेनल्टी दिला सकता है। सो इन 9 तरह की एक्टिविटीज के चलते गूगल किसी भी वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी देता है। मैनुअल पेनल्टी परमानेंट पनिशमेंट नहीं होती है, और अगर आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसे सही कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट से ये पेनल्टी हटाई जा सकती है और आपकी वेबसाइट कुछ टाइम बाद नॉर्मली रैंक भी करने लगेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी गूगल पेनल्टी के बारे में समझ बढ़ाने में हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस 6th part of Google Search Console series. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you in the next part.